आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो किसी भी फिक्शन से ज्यादा हैरान करने वाली है। ये कहानी है कि कैसे सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के सबसे अमीर सूबों में से एक बंगाल पर कब्जा कर लिया। और ये सिर्फ एक लड़ाई की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी, बहुत गहरी साजिश की दास्तां है। बंगाल के एक बहुत ही समझदार शासक थे नवाब अलीवर्दी खान। उन्होंने एक बार यूरोपियों के बारे में एक कमाल की बात कही थी। उन्होंने कहा कि ये लोग मधुमक्खियों की तरह है, अगर इन्हें न छेड़ा जाए तो ये शहद देंगे, मतलब व्यापार करेंगे जिससे फायदा होगा, लेकिन अगर इनके छत्ते में हाथ डाला तो ये डंक मार मार कर जान ले लेंगे। और आज की हमारी कहानी इसी के बारे में है कि आखिर वो छत्ता टूटा कैसे, कैसे वो नाजुक सा बैलेंस बिगड़ा, जिसके बाद एक व्यापारिक कंपनी एक पूरे साम्राज्य की मालिक बन बैठी। तो चलिए थोड़ा वक्त में पीछे चलते हैं। उस दौर में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था, और ऐसा कहने की वजह भी थी। जमीन उपजाओ, व्यापार से बेहिसाब दौलत, मतलब हर तरफ खुशहाली। ये वो इनाम था जिसे हर कोई हर कीमत पर हासिल करना चाहता था। इस कहानी के मेन कैरेक्टर के आने से पहले बंगाल की गद्दी पर कई नवाब आए और गए। मुर्शिद कुली खान से लेकर अलीवर्दी खान तक सबने बंगाल को संभाला। लेकिन 1756 में बंगाल की गद्दी पर एक ऐसा नौजवान आया जिसके सिर पर सजा ताज असल में कांटों का ताज साबित होने वाला था। और यहीं कहानी के सेंटर में एंट्री होती है नवाब सिराजुद्दौला की। एक नौजवान जोशीला शासक। लेकिन जैसे ही उन्होंने हुकूमत संभाली, वो चारों तरफ से खतरों से घिर गए। और कमाल की बात तो यह है कि सिराज के सबसे बड़े दुश्मन कोई बाहर वाले नहीं, बल्कि उनके अपने ही घर में थे। उनकी मौसी घसीटी बेगम, उनका चचेरा भाई शौकत जंग, और इन सबसे ज्यादा खतरनाक उनका अपना ही सेनापति मीर जाफर। ये वो लोग थे जो बाहर से वफादार थे, पर अंदर ही अंदर नवाब की जड़ें खोद रहे थे। अब घर में तो ये सब चल ही रहा था, ऊपर से अंग्रेजों ने आग में घी डालने का काम शुरू कर दिया। पहले तो उन्होंने नवाब के दुश्मनों को अपने आप पनाह दी, फिर बिना किसी इजाजत के कलकत्ता में किलेबंदी करने लगे। और जब सिराजुद्दौला ने उन्हें रोकने के लिए खत भेजे, तो गवर्नर ड्रेक ने उन खतों को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। मतलब ये नवाब की सत्ता को एक खुली चुनौती थी। बस अब नवाब के सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने फौरन एक्शन लिया। पहले कासिम बाजार पर कब्जा किया और फिर सिर्फ कुछ ही दिनों में 20 जून 1756 को कलकत्ता भी जीत लिया। और यहीं से जुड़ी है इतिहास की एक बहुत ही विवादित घटना, जिसे ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है। हुआ ये कि जॉन हॉलवेल नाम के एक अंग्रेज ने दावा किया कि नवाब ने 146 अंग्रेजों को एक बहुत ही छोटी सी कोठरी में ठूंस दिया, जिसमें दम घुटने से सिर्फ 23 लोग ही जिंदा बचे। लेकिन इस कहानी में एक बहुत बड़ा पेच है। कई इतिहासकार या तो इस घटना को मानते ही नहीं, या कहते हैं कि मरने वालों की संख्या बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताई गई। और सबसे दिलचस्प बात, उस दौर के किसी भी भारतीय सोर्स जैसे गुलाम हुसैन की किताब सियर उल मुताखिरीन में इस घटना का कोई जिक्र तक नहीं मिलता। खैर, कलकत्ता पर नवाब के कब्जे की खबर जैसे ही मद्रास पहुंची, वहां से रॉबर्ट क्लाइव अपनी सेना लेकर निकल पड़ा। लेकिन अब लड़ाई मैदान में आमने सामने नहीं होनी थी। असली लड़ाई बंद दरवाजों के पीछे साजिशों और धोखे से लड़ी जानी थी। और यहीं से शुरू होता है इतिहास का सबसे बड़ा विश्वासघात। पर यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्लाइव के पास थे महज 3200 सैनिक और नवाब की फौज पूरे 45,000 सिपाही। तो फिर ये नामुमकिन सी लगने वाली जीत आखिर मुमकिन हुई कैसे? इसका जवाब, जैसा कि मैंने कहा, तलवार में नहीं, साजिश में छुपा था। क्लाइव एक बहुत ही शातिर रणनीतिकार था। उसे पता था कि सीधी लड़ाई में जीतना नामुमकिन है, तो उसने नवाब के किले को अंदर से तोड़ने का प्लान बनाया। उसका पहला टारगेट था नवाब का सेनापति मीर जाफर, जिसे उसने बंगाल के नवाब का ताज पहनने का लालच दिया। फिर उसने जगत सेठ जैसे उस दौर के सबसे अमीर बैंकरों को अपने साथ मिलाया और इस पूरी सीक्रेट डील को करवाने के लिए अमीर चंद नाम के एक व्यापारी का इस्तेमाल किया। और इस पूरी साजिश का फाइनल एक्ट लिखा गया 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान में। इतिहास में इसे प्लासी की लड़ाई कहा जाता है, पर सच तो यह है कि यह लड़ाई कम और एक फिक्स मैच ज्यादा था। जरा इन नंबरों पर नजर डालिए। एक तरफ नवाब की 45,000 की विशाल सेना, जिसमें हाथी, घोड़े, तोपें सब कुछ था, और दूसरी तरफ क्लाइव की छोटी सी टुकड़ी,
जिसमें सिर्फ 3200 सैनिक थे। कागज पर तो ये कोई मुकाबला ही नहीं था। कोई भी कहता कि नवाब की जीत पक्की है, लेकिन असली खेल तो मैदान पर उतरने से पहले ही खेला जा चुका था। तो हुआ ये कि जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, नवाब की सेना का सबसे बड़ा हिस्सा जो मीर जाफर के अंडर में था, वो अपनी जगह से हिला तक नहीं। वो सब बस खड़े होकर तमाशा देखते रहे। सिर्फ मीर मदान और मोहन लाल जैसे कुछ वफादार सेनापति ही थे जो अपनी छोटी सी टुकड़ी के साथ बहादुरी से लड़े। इसी लड़ाई में मीर मदान शहीद हो गए। ठीक इसी नाजुक मौके पर मीर जाफर ने नवाब को सलाह दी कि उनकी जान को खतरा है और उन्हें मैदान से चले जाना चाहिए। बेचारा नवाब उसकी बातों में आ गया और बाद में उसे पकड़कर मीर जाफर के बेटे मीरन ने ही उसका कत्ल कर दिया। इतिहासकार के.एम. पणिक्कर ने इस घटना को बिल्कुल सही शब्दों में बताया है। वो कहते हैं, प्लासी कोई शानदार सैन्य जीत नहीं थी, ये एक सौदा था जिसमें बंगाल के कुछ अमीर और स्वार्थी लोगों ने अपने नवाब को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया। इससे बेहतर तरीके से इस घटना को शायद ही समझाया जा सकता है। प्लासी की इस जीत के साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी का रोल पूरी तरह से बदल गया। अब वो सिर्फ मसालों और कपड़ों के व्यापारी नहीं थे, वो बंगाल के किंग मेकर बन चुके थे। किंग मेकर मतलब वो ताकत जो पर्दे के पीछे से असली खेल खेलती है, जो ये तय रहती है कि गद्दी पर कौन बैठेगा और कौन उतरेगा। अब बंगाल का असली शासक नवाब नहीं बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी। साजिश का इनाम मीर जाफर को मिला। वो बंगाल का नवाब तो बन गया, लेकिन वो सिर्फ नाम का नवाब था, एक कठपुतली जिसकी डोर क्लाइव के हाथों में थी। हालत ये थी कि उसे क्लाइव का गीदड़ तक कहा जाने लगा था। और क्लाइव ने इस सौदे से अपनी जेबें भी खूब भरी। मीर जाफर ने उसे इनाम के तौर पर 2,34,000 पाउंड दिए। आज के हिसाब से ये रकम सैकड़ों करोड़ में होगी। और ये तो सिर्फ क्लाइव की पर्सनल कमाई थी। पूरी कंपनी और उसके अधिकारियों को मिलाकर उस वक्त लगभग 3 करोड़ रुपए मिले। यहीं से बंगाल की वो संगठित लूट शुरू हुई जिसने उसे कंगाल कर दिया। प्लासी का नतीजा सिर्फ एक लड़ाई का अंत नहीं था, ये एक नए और अंधकार भरे युग की शुरुआत थी। इसके बाद सब कुछ बदल गया। ईस्ट इंडिया कंपनी अब एक पॉलिटिकल पावर बन गई। बंगाल की बेहिसाब दौलत का इस्तेमाल करके उन्होंने बाकी भारत को जीता। उन्होंने ये भी सीख लिया कि कैसे भारतीयों को ही भारतीयों के खिलाफ इस्तेमाल करके अपना साम्राज्य फैलाया जा सकता है। और भारत के लिए यहीं से गुलामी और आर्थिक शोषण का वो दौर शुरू हुआ जो अगली 2 सदियों तक चला। तो आखिर में एक सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। प्लासी की जीत तलवार के दम पर नहीं बल्कि धोखे और साजिश से हासिल की गई थी। ये घटना हमें बड़े बड़े साम्राज्यों की बुनियाद के बारे में क्या सिखाती है? क्या बड़ी बड़ी सल्तनतें हमेशा ताकत के बल पर ही बनती हैं, या फिर उनकी नींव में अक्सर ऐसी ही विश्वासघात और धोखे की छिपी हुई कहानियां होती हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।